मैंने बच्चों का टेस्ट रखा है रेजिडेंशियल का, वीडियो रिकॉर्ड करके इवनिंग में डाल देना। ओ माय गॉड, रेजिडेंशियल का टेस्ट कब लूँ बच्चों? आई थिंक ट्यूसडे रख लूँ, थर्सडे लेट हो जाएगा। संडे का दिन है ना, पढ़ लोगे है ना, संडे के दिन में रेजिडेंशियल पढ़ लेंगे ना बच्चे, तो हो जाएगा। ट्यूसडे रख लूँगा, ठीक है ना, ट्यूसडे ना रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट रखना, ठीक है बच्चे। यार अकाउंट्स का एक बात बताऊं मैं, अकाउंट्स की है बेटे, 2 सब्जेक्ट है तो 2 टेस्ट ही चलेंगे ना, एक एक तो नहीं होगा ना, संडे का दिन है तो ज़्यादा ही पढ़ोगे ना, ठीक है ना। एनीवेज, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया हेड शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। क्या आप सभी बच्चों को पता है एक इंसान टोटल कितने हेड्स में कमा सकता है? 5। कौन कौन से बच्चे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। और इन पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। और जीटीए में से क्या माइनस होता है? चैप्टर 6 से डिडक्शन। फाइनली आपका क्या आ जाता है? टोटल इनकम। तो मैं आपके साथ जो 5 हेड्स हैं, आज हम लोग सबसे पहला हेड शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। तो आप समझिएगा, मैं पहले लिख देता हूं, आपका लाइफ में कितने हेड्स होते हैं बच्चे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर्स। और आप सभी बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि इसके टोटल को जीटीआई बोला जाता है। और आपको ये भी समझ आना चाहिए Recording in progress. कि डिडक्शन किस चीज की मिलती है बच्चे? चैप्टर 6 से की। एंड देन फाइनली आपका आंसर क्या आ जाता है? तो सर हमारा चैप्टर है किधर? बेटे हमारा चैप्टर है ये रहा। जी, एक इंसान की कंप्यूटेशन कर रहे हो तो हम लोग कहाँ का एनालिसिस कर रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी जो आपका है बच्चों, ये टोटल आई विल स्टार्ट विथ सेक्शन 22 टिल 27। इसका मतलब कितने सेक्शंस हो गए टोटल? टोटल कितने सेक्शंस पढ़ेंगे हम लोग? 6। बिल्कुल, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ओके, और लेट्स बिगिन। बट आपने एकदम ऐसे नोट करा अभी, ठीक है? तो एक बार सीक्वेंसिंग भी लिखवा दूं यहाँ पे, है ना? वैसे मैं लिखवाता नहीं हूं, बट ऐसे ही नोट करा है अभी ना, ठीक है? तो ये जगह रखी हुई है ना, ठीक है? तो आइए हम लोग थोड़ा इंडेक्स बना लेते हैं यहीं पे। सेक्शन 22, 23, 24, 25 एंड 26 एंड 27। जो 22 है ना बच्चे, उसको बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन की ऐसा क्या चीज यहाँ पे टैक्सेबल हो रहा है? तो ये हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, सरकार बताएगी कि मैं किस चीज को टैक्सेबल कर रही हूँ। मैं जब भी आपके साथ कोई भी हेड स्टार्ट करूंगा ना, मैं पहले उसका क्या डिस्कस करूंगा? चार्जिंग सेक्शन, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि सर क्या चीज टैक्स हो रही है सर, ठीक है? 23 इज एनुअल वैल्यू। सर जी ये क्या होता है? अरे छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस, आपका समरी बन रही है बस। 24 इज कुछ डिडक्शंस मिलती है। डिडक्शन बोले तो देखेंगे बेटे डिडक्शन क्या होती है। ये चैप्टर 6 से वाली नहीं है, ये मेरा पूरा का पूरा चैप्टर किसके अंदर है? हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको कंफ्यूज मत करना कि 6 से वाली डिडक्शन है, नहीं जी। अच्छा जी, इसके बाद बताइए 25।
25 होता है TDS ऑन इंटरेस्ट। ये क्या होता है बेटे, कुछ भी समझ नहीं आया अगर ये। 26 is ownership and 27 is deemed ownership। तो बेसिकली आपके सामने मैंने पूरा का पूरा चैप्टर का एक समरी रखा है कि ये इस तरीके से हमने सेक्शंस करने हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज। और हम लोग स्टार्ट करेंगे, नोट कर लिया बच्चों ने? हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 20 और 22 ये कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज taxable in the hands of owner under the head house property। अरे सर जी ये क्या बोल रहे हो सर? बेटे एक बार लिखते जाइए बस। और इसमें कीवर्ड्स क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनुअल वैल्यू, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा, और अभी के लिए आप समझिए एनुअल वैल्यू को मैं रेंट रिसीव्ड बोल रहा हूं। एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का एक बेसिक तो आइडिया ना आपको, प्रॉपर्टी के ऊपर क्या मिलेगा आपको जो टैक्स हो रहा है? रेंट। तो अभी सिंपल शब्दों में रखने के लिए मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि एनुअल वैल्यू को अभी मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ रेंट। काफी डेवलप हो जाएगी बात इसकी, बट एक जनरल लेवल जो भी रेंट है किस चीज का, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड या लैंड प्लस बिल्डिंग, दोनों दोनों। यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चे बिल्डिंग प्लस लैंड अपॉर्टिनेंट देयरटू। सर मतलब सर बेटे एक बात बताओ, हमने जैसे जगह रेंट पे ली है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या सिर्फ ये जो 4 दीवारें हैं, क्या सिर्फ इंसान बिल्डिंग देता है या उसके साथ का लैंड भी किराए पे देता है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक इंसान बोले जी मैं आपको बिल्डिंग किराए पे दे रहा हूं, बस लैंड पर पैर मत रखिएगा, बिल्डिंग आपकी? ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो सर ऐसे तो कैसे हो पाएगा सर? पैर तो जमीन पे ही रखेंगे बेटे, लैंड। और आप देखेंगे आपका अगर कोई भी जैसे घर अगर कोई किराए पे रह रहा है तो ऑब्वियसली बिल्डिंग तो होती है, क्या बालकनी नहीं होती साथ में? ठीक है, तो जो हमारा रूम होता है उसके साथ कभी कभी बालकनी होती है, ग्राउंड फ्लोर है तो आगे का वरांडा होगा, एरिया होगा, तो भी तो साथ में मिलता है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पूरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग प्लस लैंड। और किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? अच्छा जी, और ओनर के नीचे लिख लीजिएगा इंक्लूड्स डीम्ड ओनर। ओके, ओनर includes deemed owner under section, and please मतलब ये ऐसे ही चलता है। एनुअल वैल्यू के ऊपर सेक्शन कौन सा लिख देना बच्चे? सेक्शन 20। ठीक है बच्चे, एक बार प्लीज ये चीजें लिख देना। अभी मैं क्या करूं, पढ़ाऊं या अभी कुछ? हाँ जी बच्चे, मुझे बताइए। अपॉर्टिनेंट देयरटू, जो भी एडजॉइनिंग लैंड होता है, जैसे घर के लेफ्ट राइट थोड़ा सा
एरिया होता है ना जहाँ गाड़ी की पार्किंग भी हो गया, वो हो गई, तो वो एरिया बेसिकली एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और क्या होना चाहिए, ओनर। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो भाई साहब आपको जो इनकम हो रही हो कौन से हेड में टैक्सेबल कर दूंगा, हाउस प्रॉपर्टी। सर मतलब अभी समझते जाएंगे बेटे, मतलब की टेंशन मत लो अभी आप। अब मैं आपके साथ केसेस बनाऊंगा, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, पहले बना लिए। आइए केस नंबर ए। केस नंबर ए है जी, बहुत ही सिंपल। आप में से कोई बच्चा जिनके पास मतलब घर और किराए पे दे रखा है किसी ने, भूमिका जी ने दे रखा है पीछे जो, ठीक है, पीछे शाहिद ने दे रखा है, तो शाहिद जी मतलब कैसे, आप लैंडलॉर्ड है, मतलब पेरेंट्स होंगे, है ना, तो किराया मिल रहा है, कितना किराया मिल रहा है, 7,000 रुपये महीने का, तो साल का 7,000 इंटू 12 कितना हुआ बेटे, 84,000। मुझे बताइए भाई को 84,000 की इनकम हो रही है, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? पहली बात तो इनकम हो रही है 84,000, एक जनरल सेंस में क्या समझते हैं, इनकम हो रही है, कौन से हेड में? उसका रीजन क्या है? एक तो है रेंट, दूसरा है क्यों मिल रहा है भाई, प्रॉपर्टी है भाई। भाई खाली लैंड है या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी है ना भाई, बिल्डिंग भी है लैंड भी है, और किसको किराया मिल रहा है? ओनर को मिल रहा है। अगर ओनर आपके फादर है तो ओनर को मिल रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपके फादर को हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम दिखानी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है ना। तो और इधर क्या है भूमिका जी के पास, नोएडा में फ्लैट है, नोएडा में, पर इधर आपको रेंट पे रहना पड़ता है, ठीक है। कितना रेंट मिलता है ये नहीं पता, घर वाले नहीं बताते हैं, आज पूछिए, ठीक है, ये मत बोलिएगा सर ने बोला है, ठीक है। तो बेसिकली मिस्टर ए जो है, ठीक हूँ जी, क्या हो गया, लेट हो गया, सेलिब्रेशन चल रही थी, क्या है, क्या मिल गया फ्री में, क्या हो गया, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली आप समझिए मिस्टर ए है, और उसने ना बच्चे, हम जनरली क्या सोचते हैं, उसने क्या कर दिया होगा, लेट आउट कर दिया होगा, किस चीज को, प्रॉपर्टी को, किसको बच्चे, टू मिस्टर, ओके। तो आप मुझे बताइए मिस्टर ए कौन हुआ, कहने से लैंडलॉर्ड, बहुत अच्छी बात है जी, मिस्टर ए कौन बन गया जी, हमारा लैंडलॉर्ड, हाँ जी, आज वाली, हाँ मैडम आज वाली करूंगा, एक बार रिकॉर्डिंग मिस हो गई, आप तो डाउट ही कर गए, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए कौन है बच्चे, लैंडलॉर्ड, और मिस्टर बी, ओके। और आप मुझे बता दीजिए भाई साहब, अगर मैं किराए पे उसको दे रहा हूँ मिस्टर ए को, तो क्या मिस्टर भी मुझे किराया देगा, नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो मान के चल लीजिए वो रेंट कितना दे रहा है भाई, 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है जी। अब आप मुझे बता दीजिए, अच्छा मिस्टर बी क्यों लिया सर किराए पे? बेटे फैमिली के साथ रह रहा होगा, अकेला रह रहा होगा, उससे हमें क्या लेना देना, एक प्रॉपर्टी थी किराए पे दे दी मैंने उसे, तो मिस्टर बी खुद रह रहा है और साथ में कौन रह रहा है, उसके फैमिली, कह सकता हूं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, ओके। तो आप मुझे बताइए ना, ये जो मिस्टर ए है, इसको इनकम कितने की होगी बेटे, कितने की इनकम हो गई, 50,000 पर मंथ, तो साल का कितना, ओके 6 लाख रुपए, वेरी गुड। अब सवाल ये है, क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? इनकम को टैक्सेबल होगी, बिल्कुल होगी सर, बहुत अच्छी बात है, इनकम टैक्सेबल होगी तो बहुत अच्छी बात है।
मेरा आपसे सवाल, कौन से हेड में हाउस प्रॉपर्टी, एंड यू हैव टू जस्टिफाई मी बाय हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, पहली चीज प्रॉपर्टी है, ओनर है, और तीसरा, और क्या कंडीशन थी हमारी, और आपको रेंट। So it will be taxable in the hands of Mr. A under the head of house property। मेरा आपसे सवाल, मैंने मिस्टर ए को नहीं दिया, मैंने ICICI बैंक को दे दिया सर जी किराए पे। भैया क्या जरूरी है क्या हाउस प्रॉपर्टी में जो लोग रहेंगे वो किराया देंगे? रेजिडेंशियल पर्पस का किराया या कमर्शियल स्पेस का किराया? भी कमर्शियल स्पेस। आज अगर बच्चे एडू जंक्शन है, नीचे आपने देखा, अब आप जो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं ओप्पो है, तो ओप्पो ने वो खोला हुआ है, तो वो रेजिडेंशियल पर्पस है कमर्शियल पर्पस है? तो किराया देता होगा, जिसको भी किराया दे रहा है। कह सकता हूँ कि जिसको भी किराया मिल रहा है वो ओनर है, अगर तो ओनर है, किराया मिल रहा है और प्रॉपर्टी का किराया मिल रहा है, कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाए? कहने का मतलब ये है, आप उस जगह पे खुद रह रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, मेरे को कोई मतलब नहीं, प्रॉपर्टी का किराया कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे? तो इसी एग्जाम्पल के साथ ही लिख दीजिएगा ओब्लिक करके ICICI बैंक। ठीक है जी, ओके। केस नंबर बी, हाँ जी, लिखा नहीं था? चलो लिख लो बच्चों। हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? हो गया, क्लियर है ना सब बच्चों को? आइए बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, आपने खाली प्लॉट ऑफ लैंड देखे? खाली बिल्डिंग नहीं है, वो भी किराए पे चढ़ते होंगे, किस पर्पस के? लीज पर्पस नहीं, लीज को किराए बोलते हैं, समझ रहे? लीज क्या होता है? वो फैंसी वर्ड है, कुछ नहीं है, लीज किराए पे ही होता है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, कैसे हो सकता है कि कोई क्रिकेट अकेडमी हो और उसको एक खाली एरिया चाहिए जहाँ पे वो अपना सेटअप लगा के बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग प्रोवाइड करे, तो उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है, बिल्डिंग भी होनी चाहिए, या सिर्फ खाली लैंड? और आप मुझे बताइए, कैसा होता होगा जब बेटे शादी का सीजन बहुत बढ़ जाता है, तो अगर सारे बैंक्वेट्स बुक हो गए तो किसी के पास खाली लैंड है, और अगर किसी को शादी करनी हो, किसी को, समझ गए आप? इंटेलिजेंट बच्चे, अपने आप प्रोविजन अपने आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो मान लो दुष्यंत सर की शादी हो रही, ठीक है, यही सुनना चाहते थे ना आप? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, दुष्यंत सर की शादी हो रही है और उनको कोई भी बैंक्वेट नहीं मिल रहा, तो उनको एक प्लॉट ऑफ लैंड मिला, खाली एक जगह, और उन्होंने बोला यार यहीं पे यार केटरिंग वालों को बुला के टेंट वेंट लगा के मैं शादी करूँगा, शादी करनी जरूरी। ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या वो जिसका भी जो वो लैंड ओनर होगा, क्या वो किराया लेगा? बोलेगा। तो दुष्यंत सर रेंट देंगे? देंगे ना रेंट? नहीं देंगे? मतलब जनरली आपने ये तो नहीं सोचा कि शादी लड़की वाले कराते तो इसलिए वो देंगे? ऐसा होता है ना, पता है ना आपको? मतलब आप ये मत सोचिए मैं ऐसा एनफोर्स कर रहा हूँ किसी पे, ठीक है, मैं आपको कस्टमरी बता, जैसे एंगेजमेंट का फंक्शन लड़के वाले करा देते हैं, ठीक है, शादी का कौन करता है? लड़कियों, जनरली। ठीक है, हालांकि आज के टाइम में डच भी हो जाता है, समझ रहे? तो हमारे टाइम पे वो डच का सिस्टम नहीं था, नहीं, मतलब वो ऐसे ही था, एंगेजमेंट हमने कराई थी और शादी जागृति मैम के, मतलब उनकी साइड से, समझ रहे? तो आप जज मत करिए मुझे प्लीज, ठीक है? हाँ, रिसेप्शन नहीं था, रिसेप्शन जनरली होता है बच्चे जब आप जैसे बाहर रहते हो कुछ है ना, तो एक फंक्शन हो रहा है, ठीक है? हाँ हाँ, हमें, मेरे को मिले भी थे, मैंने गिफ्ट दिए भी थे। प्लीज आप पूरी लाइन पूछिए, सिर्फ आप मेरे को क्या रिसीव हुआ, आप सिर्फ, ठीक है, मैंने भी गिफ्ट दिए। कल आपने देखा ना, रोजेज आए मेरे को, रोज देखा, ऐसा नहीं था।
ठीक है, मुझे बताइए, तो आप मुझे बताइए, मान लो दुष्यंत सर बुक कर रहे हैं, दुष्यंत सर किराया देंगे उस बंदे को, वो बंदे को किराया मिल रहा है, इनकम हो रही हो किराए की, इनकम है नहीं है, कौन से हेड में, क्या बात कर दी आपने, बिल्डिंग थोड़ा ना वहां पे, सिर्फ कैपिटल गेन आपका तो हेड ही खत्म कर दिया आपने। कोई बात नहीं, ट्राई तो करना चाहिए, वेरी गुड, लेकिन आप समझिए पीजीबीपी में भी नहीं आएगा, उसमें आ सकता है, पर सुनिएगा, अदर सोर्स बोलूंगा पहले मैं, लेकिन अगर एक इंसान का धंधा ही यही है, मेरे पास बहुत सारे लैंड है और मैं उसको किराए पे देने का ही काम है कि शादी के पर्पस के लिए देता हूं मैं, या क्रिकेट अकेडमी, मेरे को रेजिडेंशियल का झमेला नहीं चाहिए। आप बॉक्स क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है ना आज के टाइम पे, मैं बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड है, मैं तो क्रिकेट अकेडमी को देता हूँ भाई, मैं तो उसके लिए देता हूँ या शादियों के लिए देता हूँ, तो अगर मेरा बिजनेस है तो क्या हो जाएगा ये पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी क्यों नहीं? बेटे हाउस प्रॉपर्टी में होने के लिए प्रॉपर्टी होना जरूरी होता है, बिल्डिंग होना जरूरी होता है, सिर्फ अगर लैंड है तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता हो। मुझे बताइए पहले, क्लियर है? आइए इसका एग्जांपल बना लेते हैं। हाँ जी, अभी आ रहा हूँ, 5-10 मिनट अभी वेट करो। अरे मैं पता है फंसा हूँ मैं, तभी तो मैं बोल रहा था। ठीक है, 1 मिनट बच्चे, मैं ना एक एग्जाम्पल ही लिख दूंगा, ठीक है, फिर मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं फिट हूं ना, आपको दिक्कत होती है क्या? आपसे नहीं है ना? ठीक है, मुझे बताइए, मिस्टर ए, कोई बात नहीं मैडम, चला जाऊंगा, दरवाजा तो बंद कर दो। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक लैंड है वो लेट आउट करा है बच्चा, एंड लेट सपोज मिस्टर बी मत लिखिए, आप लिखिए क्रिकेट अकेडमी। ठीक है बच्चे, और आप मुझे बताइए, मिस्टर ए ने लेट आउट करा क्रिकेट एकेडमी, बहुत अच्छी बात है, क्या ये क्रिकेट एकेडमी मिस्टर ए को रेंट पे करेगी बच्चे? तो क्या आ जाएगा, 50,000 पर मंथ। मेरा दोबारा आपसे सवाल, मिस्टर ए को इनकम कितने की हो गई? 6 लाख की, बहुत अच्छी बात है, क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, इनकम होती है तो टैक्सेबल तो होती है। अब मेरा अगला सवाल, कौन से हेड में बच्चे? हाउस प्रॉपर्टी होगा, हाउस प्रॉपर्टी लिख दूं? नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में होने के लिए प्रॉपर्टी होना जरूरी होता। तो अब आप सुनिए, तो ये कहां टैक्सेबल होगी? लेकिन अगर मैं बोलूं इस बंदे का धंधा ही यही है किराए पे देने का, तो कहां चला जाएगा? सो इट डिपेंड्स। अगर ये जस्ट ऐसी मेरे पास खाली लैंड था, किसी का फोन है मैं दे दिया, तो अदर सोर्स। और अगर इफ ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट लैंड, ले रहे साहब, ठीक है, एक बार इसको नोट करिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ बच्चे, ठीक है।
नोट कर लिया बच्चों ने? नेक्स्ट है जी, आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर जी? अब बच्चों को सबलेट पता है क्या होता है? सबलेट देखो, एक क्या होता है, मिस्टर ए ने लेट आउट करा मिस्टर बी को, और बेटे मिस्टर बी ने इसको फर्दर लेट आउट कर दिया। ऐसा होता है जैसे एक जगह किराए पे ली और वो किराया इतना ज्यादा, उससे सोचा यार एक रूम में किसी और को किराए पे दे देता। ठीक है, तो आप समझिए, ए ने बी को लेट आउट करा कितने किराए पर? 50,000 पर मंथ। कौन देगा इसको ये रेंट बच्चे? मिस्टर बी। और बी ने क्या करा ना, बी से ना हैंडल नहीं हो पा रहा था, बी ने कहा यार एक रूम में आगे किसी और को लेट आउट कर दे। तो आप समझिए, मिस्टर बी तो है टेनेंट, और मिस्टर सी को क्या बोला जाता है? सब टेनेंट बोला है। और मिस्टर बी ने इसको सबलेट लिख देता हूं, लेट आउट भी लिख सकते हैं, वर्ड का ऐसा कुछ नहीं है बच्चे।
आप इसको सबलेट भी बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए मिस्टर सी किसको किराया देगा, ए को या बी को? ऑब्वियसली बी को। और कितने रुपए किराया दे रहा है, मान के चल लो 20,000 पर। मेरा आपसे सवाल, पहले आप मुझे बताइए ए की कितने की इनकम हुई है? 50,000 पर मंथ तो 6 लाख। क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? बिल्कुल सर जी होगी। कौन से हेड में होगी बच्चे? वेरी गुड, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये इस प्रॉपर्टी का मालिक भी है, इसको रेंट भी मिल रहा है, और ये प्रॉपर्टी भी है। क्लियर है ना आपको ये बात? और आप मुझे बता दीजिए मिस्टर बी को इनकम हो रही है बच्चे? मिस्टर बी को इनकम हो रही है कितने रुपए की? 2,40,000। सवाल ये है क्या ये इनकम टैक्सेबल है? आंसर इज टैक्सेबल है भाई। हाँ, ओनर नहीं है तो मैंने तो भी हेड तो डिसाइड नहीं करा ना, मैं तो टैक्सेबिलिटी की बात कर। मुद्दे की बात ये है कौन से हेड। हाउस प्रॉपर्टी होगा क्या? हाउस प्रॉपर्टी में होने के लिए ओनर होना जरूरी है। ओनर ये है नहीं, कौन से हेड में? आगे सुन लीजिएगा। हाँ जी, अगर मेरा धंधा ही ऐसा है तो मैं लोगों से 50,000 के किराए पे लेके आगे सबलेट कर देता हूँ 60,000 पे। क्यों नहीं हो सकता? एक पूरा घर ले लिया 50 पे, एक एक कमरा 15 के 3 कमरे थे, 4 कमरे थे, मान लो 60,000 मैंने कमा लिया उस पर। तो भाई इट डिपेंड्स, अदर सोर्स भी हो सकता है और पीजीबीपी भी। कहिए सर जी, क्लियर है? हाँ जी बच्चे। सर तुम वो ए से बिना पूछे प्रॉपर्टी लैंड कर सकते हैं ऐसी को? लॉजिकली अगर मैं बोलूँ आप एग्रीमेंट में लिखवा सकते हो, बट रियलिटी में लोग बता नहीं रहे होते, और तो ऐसे बताया नहीं जा रहा होता, लेकिन ऐसा बहुत चल रहा होता। समझ रहे हो? एंड यस, अगर वैलिडिटी है, ए ने बी को किराए पे दे दिया तो बोला भाई देखो जो करना करवाए, मेरे को मेरा किराया आते रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम है? ठीक है, तो लिखने को लिख सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है बच्चे। क्लियर है बच्चे? ओके। बी वाला, बी तो वह सिर्फ लैंड था ना बच्चे। हाँ तो लैंड है ना, लैंड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो लैंड का जो किराया होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता, इट विल गो इधर ऑन अदर सोर्स। और क्लियर है बच्चे? ओके, केस नंबर डी। अब एक बात बताइए, क्या आप बच्चे कोई भी 5 स्टार होटल में गए? गए? कितने बच्चे गए? गुड। कौन से होटल? और इधर दिल्ली में कोई गया 5 स्टार में? आईटीसी आप गए थे? अच्छा, क्यों गए थे आप? वेरी गुड। खाना पीना क्या पिया आपने? पानी भी नहीं गए? ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, 5 स्टार होटल भी तो। हाँ जी, अभिजीत जी एक बार अनम्यूट कर लियो यार। ठीक है, 5 स्टार होटल भी तो आपसे रूम का किराया लेता है ना, रूम का किराया लेता है। और भाई साहब आप तो कई बच्चे पीजी में भी रहते हैं, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। पहले 5 स्टार की बात सुन लो। 5 स्टार कह सकता हूँ ताज होटल है। ताज होटल में अगर आप मेक माई ट्रिप पे जाएंगे, एक दिन के लिए रूम बुक हो जाएगा। हो जाएगा। कितने रुपए लगते हैं एक दिन के? मान लो 10,000 रुपये। तो सवाल ये है कि ताज होटल ने ऐसे कितने सारे कमरे कितने सारे लोगों को किराए पे दिया होता है? ताज होटल के बाद तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, रेंट आ रहा है। किस चीज़ का रेंट आ रहा है? वो प्रॉपर्टी का ही है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। अगर आपका बिजनेस ही किराए पे देना है, 5 स्टार होटल है, इवन पीजीज, पीजी के अंदर क्या होता है बेटे, एक ही रूम में 2-3 बच्चे भी होते हैं, अलग अलग बेड्स लगे होते हैं,
और एक ही फ्लोर पे 4-5 कमरे भी होते हैं, तो भाई पीजी ओनर को तो बहुत सारा किराया आ रहा होता है। तो आपको लगेगा सर वो भी तो पूरी प्रॉपर्टी है और ओनर वो पीजी ओनर है, तो वो कहाँ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी? नहीं भाई, इफ योर बिजनेस इज ऑफ दैट कि आप किराए पे ही देने का आपका बिजनेस है, तो कहाँ जाते हैं बच्चे? पीजीपी। क्लियर है? तो आइए एक एग्जाम्पल बनाएंगे। मान लीजिए ताज होटल है, और ताज होटल तो सर मतलब उसके तो हजारों कस्टमर्स होते हैं सर, ठीक है ना? मतलब कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, कस्टमर 4, कस्टमर 5, कस्टमर, ऐसे हर कोई अपना अपना पैसा देता है, ठीक है? तो ताज होटल को तो बहुत सारी इनकम होती है सर जी। अच्छा जी, तो भाई ताज होटल को जो इनकम हो रही है, हालांकि आप देखोगे कि हाउस प्रॉपर्टी कंडीशन तो पूरी हो रही, क्योंकि जो किराया मिल रहा है, क्या मैं कह सकता हूं वो तो प्रॉपर्टी का ही एक किराया है? बोल सकता हूं ना, लैंड एंड बिल्डिंग है पर्टिनेंट देयर टू। और ओनर कौन है? ताज होटल। किराया मिल रहा है, तो लॉजिकली तो सर हाउस होल्ड में जा रहे हैं, बट बेटे ताज होटल का तो बिजनेस है ना बच्चे, समझ रहे हो? तो जो भी इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल होगी बच्चे? ना ही सिर्फ ये, बल्कि पीजी का बिजनेस बोल रहा हूँ। पीजी वालों का क्या होगा? ये कस्टमर 1 की जगह अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दूँ, ठीक है ना, तो कितने बच्चे पीजी में रहते? पीजी में भूमिका जी रहती है, मुझे पता है, और कोई? आप भी? आपका क्या नाम है दोस्त? सिद्धांत। अच्छा सिद्धांत है ना, सिद्धांत तो अभी बात हुई थी, तो अभी अभी शिफ्ट हुए हो जैसे, तो भाई पीजी में रहते हो तो आप पैसा देते हो, आप जिसको भी, जो भी पीजी ओनर उसको पैसा देते हो, उसको किराया मिल रहा है, आपको लगेगा सर ये तो प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है। नहीं भाई, उसका धंधा है भाई उसका। तो कहाँ जाएगा बेटे, कौन से हेड में जाएगा ये? पीजी में। कहिए सर, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों को? ऐसे और भी केसेस आते जाएंगे, सुनते जाइए। केस नंबर ई, स्टूडेंट्स, समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ, जब आप कल को सीए, सीएस, सीएमए कर लोगे, तो क्या प्लान है आपका, जॉब करने का या बिजनेस? जॉब स्टार्टिंग में, तो जॉब, बाद में बिजनेस। ऐसा क्यों? एक्सपीरियंस गुड, या पैसा बना के बिजनेस में डालोगे? काइंड ऑफ ये भी हो सकता है, ठीक है ना? तो मतलब एक्सपीरियंस ले लोगे, थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है और ज़्यादा, ठीक है? तो बट वैसे आपको बताऊं, अगर आप जैसे ऐसी बिजनेस करने की सोचो, ठीक है, तो वो एक आपकी जील, आपका पैशन होना चाहिए। प्लान्ड वे से कभी बिजनेस क्रिएट नहीं होता कि पहले ये करूँ वो कर लूँगा, समझ रहे हो? अगर आपको राइट टाइम कभी भी लगता है और आप स्टार्ट कर देते हो तो हो जाता है, समझ रहे हो? स्टार्टिंग के 10-20 लाख रुपए इकट्ठे कर लोगे तो नहीं होगा। अगर आप छोटी सी दुकान से भी शुरू करते हो, कोई भी चीज़ बड़ी हो जाती है अगर दम होता है बात, समझ रहे हो? ऐसी बता रहा हूँ जनरली। तो जब आप जॉब करोगे, कौन सी कंपनी इज योर ड्रीम जॉब की, मतलब क्या है? रिलायंस? नहीं, रिलायंस में काम करें? पायल जी का है रिलायंस, और कोई कंपनी ऐसा सोचा कोई कि मतलब इस कंपनी में काम करेंगे? नहीं बेटे, जॉब में ही जाना बेटे, कोचिंग नहीं रखा, बिल्कुल स्कोप नहीं है बेटे, लॉस चल रहा है हल्का जी में तो वैसे ही, ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप जॉब करते हो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मैंने एयरटेल ज्वाइन करा था, पहले तो गवर्नमेंट जॉब में था मैं, तो आपको ना एक बार एयरटेल का ना ऑफिस दिखाता हूँ। देखा किसी ने एयरटेल का ऑफिस? सेक्टर 42, पता नहीं कौन सा, उद्योग विहार में जो है, समझ रहे? ये दिखाता हूँ एक बार, आप बताइए कैसा लग रहा है ऑफिस? अच्छा लगा बेटे थोड़ा सा? वैसे इतना कलरफुल ऑफिस है, समझ रहे हो? एयरटेल की बिल्डिंग एकदम नोन है, मतलब उद्योग, अगर आप NH8 वाला फ्लाईओवर देखा गुड़गांव वाला, जो में ऑफिस है, ठीक है, तो ये एयरटेल का पूरा ऑफिस है। तो इसमें 4th फ्लोर पे मैं बैठता था, और मतलब मुद्दे की बात 4th फ्लोर नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि आप ये देखिए एक बार,
समझ रहे हो? काम तो होता रहेगा बेटा, लेकिन आप एक बार इनका कैफेटेरिया देखिए, और आपको ये स्टॉल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बेटे, प्ले स्कूल जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये ना इधर जैसे अलग अलग ब्रांड्स का होता है, जैसे सबवे, ठीक है, पिज्ज़ा का डोमिनोज होगा या शिकागो पिज्ज़ा होगा, ठीक है, कॉफ़ी का भी होगा, फ्रूट्स का भी होगा, साउथ इंडियन सागर रत्ना, एक वैंगो भी ब्रांड होती है। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार। और ऐसे ना हर फ्लोर पे ऐसे तो है ही 5-10। ठीक है, ये मशीन लगी हुई है, ठीक है, मशीन दिखा रहा हूँ आपको जूम, ठीक है, ध्यान इधर उधर मत करना। ठीक है, हर फ्लोर पे कॉफी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई। ठीक है, कॉफी वेंडिंग मशीन होती है जो सीसीडी की, आप कॉफी जो हम पीते हैं ना, तो वो मशीन लगी हुई है। आप मुझे बताओ, अगर ऐसा इंफ्रा हो तो आप ज़्यादा काम करेंगे या खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान हो जाएगा बेटे? और इसमें बरिस्ता भी होता था, कोस्टा कॉफ़ी भी है, तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम जाते तो बढ़िया लगता है ना बेटे। बरिस्ता नहीं पता? कॉफ़ी शॉप बरिस्ता पता है बच्चों को? बरिस्ता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा था, ठीक है। आपको क्या लगता है ये एयरटेल का काम सर टेलीकॉम का है, ये क्या कर रहा है वो नीचे, क्यों बना रखा है सर ये सब, किसके लिए बनाया हुआ है? एम्प्लॉयज़ के लिए। तो खाने की बात हो रही थी, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए जब आप जॉब करेंगे ना, तो आपको एक फ्लोर दिखेगा, जैसे एयरटेल का जो नीचे का बेसमेंट था ना, वो पूरा का पूरा कैफेटेरिया टाइप था। अच्छा, क्या सारे ब्रांड्स हैं, कोस्टा कॉफ़ी है, लेकिन आपके हिसाब से पैसे लगते होंगे नहीं लगते होंगे? हाँ, ऑब्वियसली लगते। अगर ये सब ना हो इस बिल्डिंग में ना बेटे, 3,000 लोग आते थे। आप सोच के देखिए लंच टाइम में अगर एयरटेल फूड, रिस्पेक्टिव फूड सर्विसेज अगर नहीं देगा तो आप कहाँ खाओगे? आप बताइए। आपको लग रहा है घर से खाएंगे? घर से बना के अभी भी तो आपके मम्मी बना के देती होंगी ना खाना, ठीक है, लेकिन क्या सारे एम्प्लॉयज घर से लाते होंगे? 3,000 में से हो सकता है 1,000 लोग नहीं लाएंगे, ठीक है, तो वो 1,000 लोग कहाँ खाएंगे? एयरटेल के बाहर एक जगह रेडी पे मैगी भी मिल रही होती है, समझ लो, देखा ना, बॉइल्ड एग मैगी, कितने दिन खा लोगे आप वो खाओगे बीमार पड़ जाओगे, समझ रहे हो। तो बेसिकली एयरटेल ने क्या करा था, एक पूरा का पूरा फ्लोर फूड जॉइंट्स को दे दिए, सबवे को दे दिए। और आप मुझे बताइए सबवे वाले से एयरटेल किराया लेगा या नहीं? हाँ, ये जो नीचे जो जगह है वो एयरटेल की है। एयरटेल ने बोला मेरे को फूड जॉइंट वालों को बुलाओ एक बार, उनको बोलो यहाँ पे खाना प्रोवाइड करना स्टार्ट करे। सबवे वाला कह रहे मैं क्यों, मैं भाई तेरे सीधे सीधे सबवे बिक जाएंगे, लंच टाइम में 1,000 लोग नीचे उतरेंगे खाने के लिए तो आएंगे। तो सबवे ने कहा मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने किराया दे भाई। तो सारे के सारे लोग नीचे जो आपको मैंने दिखाया वो सब लोग किराया दे रहे थे बेटे। देखो लाइक कोस्टा कॉफ़ी, बरिस्ता, हल्दीराम्स, जो भी खुल रहा होगा, बीकानेर, वॉटेवर, वो किराया देते होंगे। किसको देंगे किराया? एयरटेल को। एयरटेल की इनकम हो रही है, कौन से हेड? बेसिकली भारती एयरटेल लिमिटेड ने किसको लेट आउट किसको करा बच्चे? मान लीजिए हल्दीराम्स। क्या हल्दीराम वाला इसको रेंट देगा? मान लो 1,00,000 रुपए पर मंथ है, तो क्या आप बता सकते हैं एयरटेल की इनकम कितनी हो गई? 12 लाख पर एनम। मैं आपसे हेड पूछ रहा हूं, कौन से हेड? आंसर इज बी। बोले सर ये बिजनेस छोड़ दें, इज इट द बिजनेस ऑफ द एयरटेल? क्या एयरटेल ने ये सोचा था एक दिन इतनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा, 3,000 एम्प्लॉय बुलाऊंगा, फिर हल्दीराम खुलवाऊंगा? ऐसा है क्या? लेकिन ये मेरे बिजनेस की जरूरत है, अगर मैं खाना नहीं दूंगा ना, और साथ वाला रिलायंस जियो में सारा अच्छा फूड मिल रहा होगा, चाहे मैं आपको पैकेज अच्छा दे दूंगा, इनका तो स्टैंडर्ड ही नहीं है, कैफेटेरिया ही नहीं है इनका। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट्स मेरा डायरेक्ट चीज नहीं है, बट मेरे लिए जरूरत है।
मेरे को अपने एम्प्लॉयज को अच्छा फूड प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी सूनर और लेटर ये वाला पॉइंट काउंट होगा। अगर और कंपनीज दे रही हैं तो मेरी कंपनी छोड़ेंगे। अब कुछ सोच के देखो ना बेटे, कितने दिन बाहर से मैगी खा लोगे? आपको हेल्दी फूड तो मिलना चाहिए ना। और हेल्दी भी ये भी नहीं सर छोले भटूरे खाए जा रहे हो डेली हल्दीराम्स के। मेरे को लाइट फूड भी प्रोवाइड करना है, बुफे सिस्टम भी प्रोवाइड करना है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड। तो बेसिकली कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्कूल्स की। आपने देखा स्कूल में एटीएम होता है, आपने देखा स्कूल में बैंक्स होते हैं। स्कूल में बैंक भी होता है, कभी कभी होता है, पर एटीएम हो ही सकता है। एटीएम तो होता ही होगा बेटे, नहीं भी है तो अब वो फिर स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहा। स्कूल वाले एटीएम वाले को क्यों किराए पे रख रहा है? मेरा इतना बड़ा स्कूल है, मैंने कहा भाई यहाँ पे एक ब्रांच खुलेगी। पहला रीज़न तो ये है, मेरी जितनी भी एम्प्लॉयज़, जितने भी टीचर्स होंगे, स्टाफ होगा, सबके अकाउंट कहाँ खुलवा दूंगा ये? अब समझ रहे हो? और दूसरा, स्कूल के अंदर पेरेंट्स आते, पेरेंट्स आएंगे कि अरे जी हम तो कार्ड लेकर आए हैं, पेमेंट कैसे करें? ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बताइए, अगर कार्ड मशीन है तो ठीक है, नहीं तो बोलूँगा वो एटीएम है वहाँ से विड्रॉ करिए, हमको कैश चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स को भी तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल करानी पड़ेगी ना मुझे? नहीं तो वो क्या बोलेंगे बेटे कि सर मैं तो कार्ड लाया हूँ, आपके यहाँ पे कोई एटीएम ही नहीं है आसपास। मैं कहा एटीएम में बाहर जाइए, वो रहा एटीएम, जाइए विड्रॉ करिए, आप फीस जमा करिए। तो आप मुझे बताइए क्या स्कूल्स लेट आउट करता होगा? जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चे, एटीएम्स बैंक्स को तो क्या इसलिए कर रहा है कि एक दिन बहुत बड़ा स्कूल खोलूंगा और किराए पे दूंगा एटीएम? दैट्स फॉर ईज ऑफ डूइंग स्कूल्स बिजनेस। मेरे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अगर घर जा रहे हैं, उनको कैश विड्रॉ करना है, देयर इज नो पॉइंट वो अपने घर के आसपास जाएं, भाई तुम्हारा अकाउंट यहाँ खुला रखा है, भाई जाते टाइम विड्रॉ करके चला जा। उनकी सैलरी यानी ऐसी अकाउंट्स, यहीं पे अकाउंट खुलेगा सबका, अपने आप बिजनेस भी अपने आप आ गया उस बैंक के पास, आ गया ना अपने पास बिजनेस। क्योंकि जितने भी टीचर्स होंगे, जितना भी स्टाफ होगा, सबका अकाउंट कहाँ खुलेगा? यहीं पे खुलेगा। तो दैट्स कन्वीनियंट। अपने आप उनके 100-200 अकाउंट खुल जाएंगे, उनकी प्रेजेंस बन जाएगी, तो अपना बिजनेस भी आ जाएगा। आप मुझे बताइए ये जो एटीएम है, ये जो स्कूल को रेंट दे रहा है, किधर जाएगा ये? बिकॉज इट हेल्प्स डूइंग द बिजनेस। बिजनेस नहीं है, पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक चीज होती है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके तो कौन सा केस कर लिया बच्चे हमने? ये केस नंबर नोट कर लिया बच्चों ने? और तो अभी और क्या केस बन सकता है? केस नंबर एफ, लास्ट केस है बच्चे बस। मिस्टर ए बहुत सारे लोगों को, मिस्टर ए के पास बहुत सारे घर है भाई। ओ माय गॉड, ये क्या बन रहा है बच्चों? आप क्या कह रहे थे? कैश? अच्छा हैट, स्टिल बेटर देन शिवलिंग। ऐसे होता है? ठीक है, ग्रेवयार्ड मतलब हाउस प्रॉपर्टी है, बस तुम्हें प्रॉपर्टी ही नहीं लग रही, बाकी सब तो लग रहा है। मैडम ये बिल्डिंग और आसपास है लैंड, कितना अच्छी बनाया हुआ है। हाँ, रोड खुद रहते। तीर से भी प्रॉब्लम है। ये तो मिस्टर ए लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो मिस्टर ए का बिजनेस है कि उसके पास अलग अलग जगहों पे घर है और वो उनको किराए पे देता है। आपको बताइए जो जगह हमने ली हुई है, जो भी अंकल है उनका नाम है गुलशन अंकल, वो ऐसे इधर उधर घूम ही रहे होते हैं बालकनी। क्यों मालूम? ये 7-8 घर हैं,
ये वाली जगह खाली हो रही हो, सोच रहे वो भी ले लेता हूँ। आप मुझे बताइए, आम इंसान ऐसे सोचता है या जो यही चीजें करता है वो सोचता है? तो उन्होंने अपने टाइम पे क्या है काम करा, क्या करा मुझे नहीं पता, बट ही हैज प्रॉपर्टीज इन कालका जी। तो उनका यही है कि कहीं पे भी एक बार ऐसे देखा होगा शायद सबने, कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं महीने में कि कोई इशू तो नहीं है, हालांकि इशू रिजॉल्व तो करते नहीं वो, ठीक है, पर ये मतलब जस्ट ऐसे ही एक बार आ गए, ठीक है। पर पॉइंट मेरा ये है, एक बंदा है, इतने सारे घर हैं और वो कह रहा है भाई मैं तो किराए पे चढ़ा रखा है। मैंने कहा किराए पे चढ़ा रखा, कह रहा हाँ तो कोई खाली कर देगा तो क्या दिक्कत है, पूरा दिन हमारा काम ही यही है, खाली हो जाएगा हम ऐड डाल देंगे अवेलेबल फॉर रेंट, बाहर बोर्ड लगा दूंगा, ठीक है। और मैं अपने टेनेंट से अच्छा रिलेशन बनाता हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम है आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कोई चीज़ खराब हो गई मैं उसको ठीक कराऊंगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा भाई वो टेनेंट खुश रहेगा तो जाएगा नहीं। मेरा बेटे लैंडलॉर्ड का तो झमेला होता है कि यार किराए पे चढ़ा है, 6 महीने बाद जा रहा है वो, अब यार दोबारा ढूंढे। तो कह रहे मैं तो काम ही यही है, आई डू वेरी गुड लाइजनिंग विद द टेनेंट्स, और उनसे किराया आएगा मैं एक और लोन लूंगा, एक और प्रॉपर्टी डाल दूंगा। मुद्दे की बात ये है, ये अलग अलग टेनेंट है और ये क्या दे रहे हैं इसको, रेंट। अब मेरा आपसे सवाल है, भाई को रेंट मिल रहा है मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए की इनकम हो रही है नहीं हो रही बच्चे, कौन से हेड में जाएगा? गुड। एक जमाना था बेटे जब सरकार कहती थी नहीं नहीं ये तो कोई बिजनेस ही नहीं होता है, हाउस प्रॉपर्टी में डाल देंगे, अब नहीं है ऐसा। अगर आप प्रूफ कर दे कि आपके एक एक घर है, एक एक फ्लोर पे किसी कहीं भी कुछ भी है, कैसा भी सेटअप, एक घर करोल बाग में, एक घर कालका जी में, एक मालवीय नगर में, एक गोविंदपुरी में, मेरा काम ही यही है भाई, समझ रहे हो? तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा बच्चे? क्या दोस्त? नहीं ऐसा नेसेसरी, इवन इफ यू हैव वन हाउस, और अगर तू अपना बिजनेस सेटअप दिखा रहा है कि मैं इसको ग्रो करूंगा तो वो चीज समझ रहे? बताइए, क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड सर। कितने केस बनेंगे बेटे? खत्म हो गए केसेस। और आइए अब हम फॉर्मेट बनाते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल बात है। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, अब अगर कोई भी आपसे कोई भी सिचुएशन पूछे, क्या आप बता नहीं देंगे हाउस प्रॉपर्टी में होगा या किस में होगा? वो बता दोगे भाई? सबलेट कैसे होगा? एयरटेल ने अदर सोर्स या पीजीबीपी, एयरटेल का अगर ये धंधा ऐसे करता है, हालांकि करता नहीं, तो एयरटेल को एयरटेल समझे तो अदर सोर्स कि मैं खुद किराए पर हूँ और मैं नीचे वाले जॉइंट्स किराए पे दे दूँ एरिया, तो अदर सोर्स। बताइए, क्लियर है बच्चे? आइए अब एक चीज लिखना बच्चे, ऊपर वाला नोट कर लिया ना सबने? कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, लेट्स सपोज ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर। क्या आप मुझे बता सकते हैं भी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है बच्चों? 24-25। प्रीवियस ईयर भी कौन सा? और असेसमेंट ईयर, क्योंकि असेसमेंट ईयर अगला होता है रे। तो मैं 25-26 लिख रहा हूं, लेकिन आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए ना कि मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं। 1/4/24 से लेके, बात तो इसी की चल रही है ना, वो लिखा जाता है बस असेसमेंट ईयर, ठीक है ना? अब आप मुझे बताइए सर क्या करना है सर, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकलेगी? आपने बता तो दिया, रेंट आ गया और टैक्सेबल। बेटे ऐसे थोड़ा ना होता, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, अब हम उसमें घुसेंगे। तो सबसे पहले लाइफ में क्या निकाला जाता है बच्चे? जीएवी। जीएवी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओ सर ये क्या होता है सर? जीएवी होता है बच्चे हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, ईयर स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। क्या बोल रहे हो सर आप? अरे छोड़ो ना बेटे, लिख लो अभी।
और ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। आपने इसको भी शॉर्ट में ही लिखना, मैं नीचे फुल फॉर्म लिखवाऊंगा, ठीक है बच्चे? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। पता नहीं सर क्या लिखवा रहे हो बेटे, नोट्स बन रहे हैं आपके। स्टैंडर्ड रेंट मतलब सर क्या चल रहा है ये? का छोटा कॉलम मत बनाना, कॉलम दो बना देते हैं, हाँ ठीक है ना, जगह है तो बना दो चाहे। तो एक तो आपने निकाला एक्सपेक्टेड रेंट, एक तो आप निकालोगे एक्चुअल रेंट, और बाहर क्या लिख दोगे? विच एवर इज हायर। भाई मैंने कुछ नहीं समझाया बच्चे, बस आपके नोट्स बन रहे हैं बच्चों। अच्छा जी, और इसके बाद माइनस क्या होगा सर जी? माइनस होगा बच्चे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट कर लो बच्चे बस। जीएवी में से माइनस कर दिया, और क्या आ जाएगा? नेट एनुअल। ओ माय गॉड, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा तो एनएवी आता है। और ये क्या होता है? अरे नोट्स बना रहे हैं। अच्छा जी, सर एनएवी में से क्या करा जाता है फिर कुछ माइनस होता है? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, और दो होती है बेटे, 24A 24B। 24A कौन सी होती है? हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट याद है रेजिडेंशियल स्टेटस में जो 30% माइनस करा था? ठीक है, 30% किस चीज का? एनएवी। ओके, ऐसा नहीं है बेटे जिंदगी में सीधा किराया लोगे और हाउस प्रॉपर्टी में डाल दोगे, समझ? अगर टेनेंट ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? 4 महीना किराए पे चढ़ा, 4 महीना खाली तो क्या होगा? 6 महीना आप खुद उस घर में रहे, 6 महीना किराए पे चढ़ा तो क्या होगा? एक ही प्रॉपर्टी के अगर 2 मालिक होंगे तो क्या होगा? ग्राउंड फ्लोर पे खुद रह रहे हो, फर्स्ट फ्लोर को किराए पे दे रहे हो तो क्या होगा? पूरी प्रॉपर्टी दे। एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाने। मुद्दे की बात यो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। ओके, अगला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। किस चीज की बोरोइंग? कार लोन? किस चीज का लोन? भाई साहब जिस घर की इनकम निकाल रहे हो, भैया क्यों निकाल रहे हो? ये किराए पे दिया हुआ है घर। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इस घर को खरीदने के लिए आपने लोन ले रखा हो, तो उस लोन के ऊपर आप क्या पे कर रहे होंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगी आप ले दे के, ये दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा जी। एंड फाइनली आपका आंसर आएगा इनकम अंडर द हेड तो जब आप ये सारा प्रोसेस सीख जाएंगे तब आपका बच्चे ये। वैसे अगर ईमानदारी से बोलूं तो इसके बाद भी कुछ ऐड होता है, अभी लिखवा दूंगा पर समझाना बहुत लेट होगा उस चीज को। इसके अंदर आप एक चीज ऐड करते हैं, सिर्फ लिखेंगे, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड, ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे। और इसमें से आप SD स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%।
इस चीज़ का स्टैंडर्ड। बेटा आपके इतने अच्छे नोट्स बन रहे हैं बेटे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है? क्या हो गया बेटे? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दूं, मान लो अगर ये 100 रुपये होता तो 30 हो जाता, तो बाहर क्या आ जाता? 70। एंड फाइनली फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा? इनकम अंडर द हेड ऑफ मेरे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछूं, यहां तक ले लिया? वेरी गुड। मेरा आपसे एक सवाल, चलो पहले आपको जो मैंने बोला था शॉर्ट फॉर्म लिख लो। ईआर का क्या था? देन उसके बाद हाँ जी, ईआर का मतलब क्या था बच्चे? एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब तो समझाऊंगा अभी। और एआर एक्चुअल रेंट। ओके, एआर स्टैंड्स फॉर, और क्या था? एमवी। ये क्या होता है? ना ना, म्युनिसिपल वैल्यू। ये सब क्या होता है सब सिखाऊंगा। एफवी फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू। एसआर स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। ओ माय गॉड, अभी आप सभी बच्चों में से कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं? कोई ऐसे? कोई भी नहीं है बेटे? दोस्त आपस में एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बना ही नहीं रहे बेटे, तुम क्या हो गए? हाँ, कोई फ्रेंड्स है ना? महक जी कौन है आपके फ्रेंड? दिव्या जी। आपने मुझे नहीं नहीं कुछ नहीं, आपने एकदम ऐसे करा, फिर चश्मा ऐसे करा तो हाँ मतलब वही तुम जानती तो हो नहीं, अलग होती है। ठीक है, तो महक जी एक बात बताइए, महक जी कौन सा कोर्स कर रही हैं? वेरी गुड। और दिव्या जी? ठीक है, तो बेटे आप अभी दोनों सीए इंटर में हो बच्चे, सीए फाइनल में आओगे और सीए फाइनल भी क्लियर कर जाओगे, है ना? हमारी विशेष आपके साथ है। तो आप बताइए महक जी, उसके बाद आपकी ना जॉब लग गई, ठीक है? और आपकी जॉब कितने की लगी बच्चे? 50 लाख रुपए। आप मुझे बताइए आपका साल का पैकेज कितने रुपए का है? 50 लाख। आप ना इसको सरचार्ज पे ना ले जाओ, इसलिए मैं वैल्यू ना थोड़ी कम कर दूं वैल्यू मैडम, है ना? कितना कर दूं? ठीक है, 40 लाख कर दो। ठीक है, 40 लाख। आप मुझे बताइए आपकी जॉब लग गई है, ठीक है, महक जी की जॉब लग गई है। अब आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताओगी या नहीं बताओगी? बताओगी। तो आपने फोन करा दिव्या को, तो दिव्या जी 40 लाख का पैकेज, आप नहीं बैठते, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ठीक है, सच बोल रहे हो? ठीक है, तो महक ने सोचा दिव्या को बता दूं मेरी तो जॉब लग गई, ठीक है। तो महक ने सोचा थोड़ा सा, मतलब महक ने बताया कि मेरी जॉब लग गई, पर क्या होता है ना, जब पैकेज ऐसा होता है तो किसी के पूछने पे बताते हो, बातों बात में खुद ही बता देते हो, खुद ही बता देते हो, ठीक है। तो दिव्या ने बोला कि वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो महक जी ने खुद ही बता दिया 40 लाख का पैकेज है, आगे से फोन नहीं करूँगी, बिजी हो जाऊंगी।
तो फिर महक ने सोचा चलो थोड़ा सा तो मैंने जेलसी फैक्टर डाल दिए, इससे भी पूछती हूँ कि तुम्हारी कहीं जॉब लगी, छोटी मोटी जॉब, ठीक है। तो दिव्या जी ने बोला हाँ मेरी भी लग गई है। तो महक जी पूछोगे कितने का पैकेज है? हाँ है ना, यार सर आपका एग्जाम्पल है, आपने वही करवाना है जो करना है, ठीक है। तो महक जी ने बोला कि ठीक है लग गई होगी जॉब कहीं। तो पूछा दिव्या कितने का पैकेज है? तो दिव्या ने बोला मेरा तो 45 lakhs का लगा। और आगे से दिव्या जी की मैं भी कॉल अब मुझे बताइए, महक जी ने कॉल करा था कि पैकेज शो ऑफ करेंगे थोड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटी, दिव्या जी का ज़्यादा बड़ा पैकेज। अब आप मुझे बताइए महक जी आपको खुशी होगी? खुशी होगी तो मैडम थ्योरेटिकल बात है, ठीक है, ये खुशी होगी या थोड़ा दुख होगा? हाँ होगा ना, खुशी होगी सर। भूमिका जी कह रही हैं बिल्कुल सर, दुख होता है ना। तो एक तो ये नुकसान मतलब महक जी का हो गया, अरे यार इतना अच्छा पैकेज मिलके भी खुशी की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। अगर यही अगर 35 लाख होता तो खुश हो जाती। ऐसा होता है बेटे, मैंने भी एक्सपीरियंस करा। 12th के एग्जाम में ना दुष्यंत सर का आपको पता है ऐसे मार्क्स ना बहुत ज्यादा नहीं आते थे, ठीक है। तो 12th में उनके पता है कितने आए थे? 72%। उनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो। उन्होंने आज तक स्कूल में 72% नहीं देखे थे और वो बहुत परेशान क्योंकि मेरे 73 आ गए थे, समझ रहे हो, मतलब 73 थे वो, एकदम ऐसे मतलब दिख रहा था ना क्या हो गया भाई कोई बात नहीं, क्योंकि हम साथ में ही थोड़ा बहुत मतलब पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे सब कुछ। और मेरे लिए सेटबैक था क्योंकि मेरे 10th में 82 थे। आप सोचो 10th में 82 होते हैं और बोर्ड एग्जाम में पढ़ा था मैं, और मेरा 73 हो गए थे। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा मैं खुश बहुत था मेरे को दुख नहीं था, मैं कोई बात नहीं 90 नहीं आया, इससे 1% ज्यादा आ गया, समझ रहे हो। तो होता ही है भाई, ठीक है, नेचुरल चीज है, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि दिव्या जी आपकी इनकम कितनी है? 45 लाख। आपको टैक्स किस पे देना होगा? 45 लाख पे। और मैं महक जी को अगर बोलूं कि महक जी आपकी इनकम कितनी है बच्चे? 40 लाख। नहीं आप झूठ बोल रही हैं, आपका भी पैकेज 45 लाख का है। कहने का मतलब है सरकार के कह रही है कि अगर आपके सेम अगर पीयर ग्रुप के अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी, अभी मैं प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा, पर अगर आप 40 लाख कमाते हैं, आपका साथ वाला 45 कमा रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं, 40 नहीं आपका 45 है, हालांकि रियलिटी में 40 ही कमा रही हो, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो 45 लाख को ही टैक्सेबल करूंगा। कह रहे सर एक तो दुख ये आपने दिखाया, और आप मुझे बताइए मैडम कमा भी 40 रही हैं, पर मैडम के लिए टैक्स किस पे लगेगा? ऐसा सैलरी में नहीं होता, ऐसा हाउस प्रॉपर्टी में होता है। बिकॉज योर प्रॉपर्टी हैज द इनहेरेंट कैपेसिटी टू अर्न। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी का किराया अपना बढ़ता रहता है। आप सोच के देखिए, अगर मैं ये प्रॉपर्टी का 1.5 लाख दे रहा हूं, पर मैं पेपर बनवा लूं 20,000 के, मैं कहूँ अंकल एक काम करते हैं ना, पेपर 20,000 के बना लेते हैं, आप बोल देना कि कुछ जरूरत लोग थे, ठीक है, उनको चाहिए था, एनजीओ चला रहे थे कोचिंग के लिए, तो मैंने 20,000 में दे दिया। तो आप मुझे बताइए मेरा एक्चुअल जो जो अंकल जी को एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो कितने का है? 20,000। और छोड़िए ना मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है? 1.5 लाख रुपए। तो भाई साहब आपके कहने से कुछ नहीं होता, विच एवर इज हायर एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है बच्चे, अगर आप एक्चुअल में कम भी दिखाओगे ना, तो सरकार ने मैकेनिज्म बना रखा है और सरकार उसका मार्केट रेट निकाल ले। सो द एक्चुअल रेंट इज व्हाट यू हैव रिटन इन द पेपर्स। एक्चुअल रेंट क्या है बच्चे? जो पेपर में लिखा हो, जो रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है ना, ठीक है, वो है। लेकिन सरकार कहती है हमको भरोसा नहीं, हर कोई नहीं तो क्या बोलेगा मैंने 500 रुपए के किराए पे दे रखा महीने के,
जब मैं आपका किराया टैक्सेबल कर रहा हूं तो आप टैक्स कैसे बचाओगे? आप टेनेंट को बोल दोगे सुन भाई पेपर बनेगा आधे प्राइस पे, मतलब अगर किराया 50,000 है 25,000 का, टेनेंट कहेगा थैंक यू, कह रहा थैंक यू की बात नहीं है, 25 आएंगे बैंक में, 25 हर महीने कैश दे दियो। और इनकम टैक्स को कौन सा दिखाऊंगा मैं? 25,000, क्योंकि एक्चुअल रेंट दिखा रहा हूं मैं। तो सरकार ने बोला हम इसका कोई तोड़ निकाल देंगे, और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है बेटे? मार्केट के हिसाब से रेंट निकालूंगा, विच एवर इज। और अगर मार्केट का रेट 50,000 है, मैं 80,000 पे दे रहा हूं, तो जब खुद ही कह रहे हो 80 पे दे रहा हूं, तो ठीक है। फिर कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ मैकेनिज्म जिसमें वो क्या कर देगी बच्चे, एक क्या निकालेगी? जीएवी। और वो जीएवी क्या है बच्चे? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। और आप एक्सपेक्टेड को मार्केट रेट समझिए ना। अभी सपोज करो ये 100 रुपए और ये 30 रुपए है, तो जीएवी क्या आएगा? 100 रुपए आएगा। और अगर ये 100 और 150 है तो, बिकॉज आप खुद ही कह रहे हो आपको ज्यादा मिल रहा है, तो थोड़ा ना मैं कुछ कहूं। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब सर आप ये पढ़वा के दिखाओ ये क्या है। क्या बच्चे? हायर ऑफ। अब मैं एक्सपेक्टेड रेंट पर आ गया हूं। लुक, एआर क्या है? तो एक्चुअल रेंट, तो जो आपको किराया मिल रहा है। छोटी सी बात यहीं पे बोल देता हूँ ऐसी, चलो छोड़ो ये वाली बात अभी बनती नहीं है बोलनी। मैं अब आपको क्या सिखा रहा हूं बच्चे? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या है? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू बट कैन नॉट एक्सीड। और सर ये क्या होता है सर? ओ बेटे ये होता है म्युनिसिपल वैल्यू। क्या होता है ये आप लिख सकते हैं, अभी को लिखा तो नहीं हो ना। म्युनिसिपल वैल्यू रेंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट। Recording stopped. रेंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट। बस यही लिख लेंगे एक बार और फिर ना नमस्ते कर देंगे इस बात को। तो आज के लिए तो सर मतलब गवर्नमेंट ने हर जगह का किराया फिक्स करा हुआ है। देखो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा लिखा तो हुआ है पर रियल में ये कोई रेफर नहीं कर रहा है। सर्कल रेट तो होता है स्टैम्प ड्यूटी, खरीदने बेचने के लिए तो प्रॉपर्टी पे काफी एक्टिव है, किराए पे कोई नहीं देता। पर अब ये समझिए कि गवर्नमेंट बताएगी किस जगह का कितना किराया है, और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन में दिया। हम थोड़ा निकाल लेंगे भाई कौन सी गवर्नमेंट क्या सोच रही है। दूसरा होता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज मार्केट रेट। बेटे एक बात बताइए, मैं यहाँ का किराया 5 लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? कैसे? आप 4 दुकानें लेफ्ट राइट पता करेंगे आपको मार्केट। आप एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास चले जाएंगे, बोलेंगे मुझे सेकंड फ्लोर चाहिए, इतने स्क्वायर फीट चाहिए, तो रेट पता नहीं लग जाएगा। 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है लोकेशन को लेके, ठीक है, लेकिन इतना थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द मार्केट रेट। आप जहां पे रहते हैं उसके साथ वाले घर में लेफ्ट राइट उस लाइन के अंदर जो भी रेंट है, मोटा मोटी तो वही रेट है ना, समझ रहे हो आप? तो बेसिकली फेयर वैल्यू क्या होता है बच्चे? मार्केट रेट। लास्ट एक बोलूंगा स्टैंडर्ड रेंट, इसको आज समझाऊंगा नहीं लेकिन हम लिख लेंगे बस इसको। इट इज द रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। सो इट इज द रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। अरे सर ये क्या होता है? रे छोड़ो ना बेटे, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, इस एक्ट का नाम सुन के आपको क्या लग रहा है किसके बेनिफिट के लिए? रेंट कंट्रोल, टेनेंट के लिए, ठीक है ना। सरकार कोई लॉ लाई है जिससे कि रेंट का क्या हो जाएगा बच्चे? कंट्रोल। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा जी, और इसी के नीचे लिख दूंगा एक्चुअल रेंट। और आप सुन लीजिए जरा बात को, म्युनिसिपल वैल्यू 50,000 है, छोड़ो अभी मंथली भी क्या करूं, पूरे साल का दे देता हूं सीधा।
म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख, फेयर वैल्यू 10 लाख, रेंट स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख, एक्चुअल रेंट 12 लाख। आपसे जो सवाल पूछूंगा वो बताइएगा, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड रेंट? फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड रेंट का? उसको बोलेंगे एक बार, याद होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल ठीक है। 10 लाख नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो दोनों में से हायर कौन सा है? 10 लाख, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? तो लाइन क्या थी बच्चे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू। बहुत अच्छी। एंड क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्चुअल रेंट क्या है? व्हाट विल बी योर GAV? हायर ऑफ एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, दैट इज डेरिवेटिव प्रोसेस। ओके, तो अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो बताइए ना। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 10 लाख एक्सपेक्टेड रेंट। एग्जैक्टली, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विचएवर इज हायर 12 लाख, बट इट कैन नॉट एक्सीड। इसका मतलब ये नहीं आप स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज हायर ले लोगे, मैं स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं जा सकता। तो 10 और 12 विचएवर इज हायर बट कैन नॉट एक्सीड। हाँ तो सर हम स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर है भी नहीं, तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट क्या लूंगा बच्चे? 12 लाख। वेरी गुड। एक्चुअल रेंट? झूठ बोल रहे हो भाई तुम, 10 लाख है ही नहीं, 12 लाख एक्सपेक्टेड है। तो क्या आंसर आ जाएगा? कहिए सर, आ जाएगा बच्चे, क्या चल ऐसे बहुत सारे फॉर्म डाल लीजिएगा, नमस्ते कर दीजिए। नोट को समझ नहीं आएगा आपको, पर लिखना जरूरी। एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑलवेज, एक्सपेक्टेड रेंट is always calculated for 12 months. Expected rent is always calculated for। सर ये क्या है, क्यों है? छोड़ो ना बेटे, राइट टाइम पे सारी लाइनें समझ आएंगी आप। कहिए साहब जी, क्या यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है सर, हम लोग अपना हाउस प्रॉपर्टी का इधर तक ही रखेंगे। सर अभी हमने क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही नोट्स है, ठीक है। आपने घर जाके अभी क्या पढ़ना होगा बच्चों? ये नोट्स तो करने हैं, पर ट्यूसडे हमारा टेस्ट होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है बच्चे। छोटा सा टेस्ट होगा, ऐसे मतलब 45 मिनट्स का या 1 आवर का, ठीक है। वो सारा करिएगा, कहीं डाउट आएगा तो मुझे बताइए, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग 2:30 स्टार्ट कर लेंगे जो अकाउंट्स है CA और CMA का। और आज ना CS एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स नहीं है, ठीक है, तो रखना है या रहने दे मतलब, ठीक है। तो CS एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स आज नहीं लूंगा बच्चे, ठीक है, कुछ एक अर्जेंट काम है और नेक्स्ट 6 बजे अगली क्लास में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? पूजा जी, तान्या, सैमसंग गैलेक्सी, आरुषि, ऑल क्लियर? एक मिनट देना, ठीक है, चलिए चलिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।